आज हम कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड आरबीआई बीआर एक्ट के बारे में। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड अगर फर्स्ट पार्ट को गो थ्रू नहीं किया, मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जो हमने कवर किए थे, एंड इफ यू वांट टू गेट द कंप्लीट कोर्स ऑफ द जेएआईबी, सो यू शुड बी एनरोलिंग इनटू द जेआईबी अर्ली बर्ड पैक, एंड उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है जेआईबी अर्ली बर्ड to this number below, that is 8360944207, and I'll be sharing you each and every detail. And moreover, join the YouTube family of learning session. jaldi se jaldi join kar lijiye, because you can be missing out the important updates for the JIB CIB and the bank promotions if you're not following us yet. So let's start today's session, and आज का जो first question cover करने वाले, that's a question number 12. Sorry, it's the question number 13. It says the Industrial Finance Corporation of India was a pioneer among Indian DFIs. Beyond simply providing direct loans, what were some of the key financial functions of IFCI was empowered to perform to support industrial concerns as per the Industrial Finance Corporation Act 1948, right? सो वी नीड टू टेल कि जो आईएफसीआई है, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एक फाइनेंशियल पायनियर थी वो इंडियन डीएफआईज में। एंड वो डायरेक्ट लोन से प्रोवाइड करते करते थे, लेकिन कुछ एक और की फाइनेंशियल फंक्शन से जो परफॉर्म किए जा रहे थे आईएफसीआई के द्वारा, सो दैट दे वर सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, राइट, एज पर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट. So option A over here, it says exclusively providing short-term finance and accepting deposit from general public. So let me tell you, IFCI का मैंडेट जो था वो बेसिकली उसको मैंडेट था कि वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती थी, एंड बिकॉज वो एक डीएफआई थी तो वो डेफिनेटली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी फ्रॉम द जनरल पब्लिक. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी पर चलते हैं. इट सेज अंडरराइटिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड गारंटिंग डेफर्ड पेमेंट फॉर लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स. यस, देखो वैसे तो बहुत से फंक्शंस है आईएफसीआई के, ठीक है, लेकिन जब एक कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो चूज कर सकती है कि उन सिक्योरिटीज को अंडरराइट करना है कि नहीं करना, और साथ ही साथ वो गारंटी करती है डेफर्ड पेमेंट को, इन केस अगर लोन लिया जा रहा है फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स इन द फॉरेन करेंसी, तो वो फंक्शंस भी बेसिकली ऑप्ट किए जा रहे थे बाय द आईएफसीआई, जो हेल्प कर रहे थे, विच वर बेसिकली इंपावरिंग द आईएफसीआई, जिसको इंपावर किया गया था टू परफॉर्म द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, राइट. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. If we look at the option C, it says coordinating the activities of other financial institution. तो ये किसका काम था? This is related to IDBI. And if we look at the option D, that's focusing on rehabilitation sick industrial units and providing equipment finance to the private sectors. तो जो प्रोवाइड करना था फाइनेंस फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड इक्विपमेंट फाइनेंस, ये किसके ऑब्जेक्टिव थे? दीज वर द प्रायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईसीआईसीआई. ये आईसीआईसीआई के ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट, एंड नॉट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द IFCI. Now let's move toward the question number 14. It says related to banking laws, RBIC and BRX से related है. A banking company has just completed its financial year, right, and calculated its profit. Before it can declare any dividend to its shareholders, the Banking Regulation Act 1949 imposes two significant preconditions related to its expenses and reserves. What are these two mandatory requirements? So क्या क्या mandatory requirements है? एक बैंकिंग कंपनी है जिसने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया है, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है, और इससे पहले कि वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर पाए टू द शेयर होल्डर्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है दो सिग्निफिकेंट प्री कंडीशंस इंपोज करता है, उसके बारे में बताना है. इट मस्ट ट्रांसफर एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रॉफिट्स टू द रिजर्व फंड एंड एंश्योर दैट ऑल इट्स एसेट्स आर प्रॉफिटेबल. देखो, जो मैंडेटेड ट्रांसफर है रिजर्व फंड का वो 20% का है, ना कि 10% का. मैंडेटेड ट्रांसफर होता है बट वो कितने का है? दैट्स बेसिकली 20% and not the 10%. So option A तो correct नहीं है. If we look at the option B, it says it must completely write off all the capitalized expenses and transfer at least 20% to the reserve fund, which is absolutely correct. And ये कौन से section के अंदर covered है? Section 15 of the
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये चीज कही गई है कि कोई भी बैंक डिविडेंड को पे नहीं करेगा जब तक उसके जो भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटलाइज नहीं हो जाते, राइट, वो कंप्लीटली जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है वो राइट ऑफ नहीं हो जाते, तब तक नहीं करेगा। एंड सेक्शन 17 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि जो कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उसको एक रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, एंड कम से कम 20% जो है वो हर एक साल का प्रॉफिट उसे रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। सो ऑप्शन जो बी है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन सी, इट मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसा कोई अप्रूवल एज सच लेने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी ट्रांसफर जो है वो 20% का है, 25% का नहीं है। एंड आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी पावर है, एंड ये जो दो स्पेसिफिक कंडीशन आपको बताइए वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15. It says SIDBI offers micro lending schemes designed to support the financial ecosystem at the grassroots levels. A micro entrepreneur who has successfully utilized microfinance in the past now seeks a larger loan to scale up their business. Which specific SIDBI micro lending scheme is designed to facilitate this transition? सो कौन सा जो एक माइक्रो लेंडिंग स्कीम है वो बेसिकली इस ट्रांजिशन के लिए हेल्प आउट करती है? जब एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर ने पहले लोन लिया था, सक्सेसफुली यूटिलाइज कर लिया है, अब वो एक स्केल्ड अप लोन लेना चाहता है। ऑप्शन 8 सेज माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट स्कीम व्हिच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीक। देखो, जो माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट स्कीम है वो फोकस करती है इंस्टीट्यूशन क्रिएशन के ऊपर, ताकि जो इकोनॉमिकली वीक है उनको सर्व किया जा सके, एंड जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्केल अप में हेल्प करने के लिए नहीं है स्कीम ये वाली, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट आंसर। If we look at the option B, it says responsible finance initiatives which promotes right lending practices among the banks. देखो, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस इनिशिएटिव स्कीम जो है वो एम किसके ऊपर है कि जो गुड लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं इंस्टीट्यूशंस में वो लेकर के आनी है, एंड कोई डायरेक्ट प्रोवाइड लेंडिंग स्कीम नहीं है कि आप स्केल अप कर पाओ एंटरप्रेन्योर्स को, राइट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज beyond microfinance scheme which helps entrepreneurs graduate from microfinance to larger loans at affordable rates, absolutely correct। जो बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस स्कीम है वो एक ऐसी स्कीम है जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है कि वो माइक्रो फाइनेंस ले सकते हैं, बड़े लोन साइज का, बड़े का टिकट साइज का लोन ले सकते हैं अफोर्डेबल रेट के ऊपर। सो डेफिनेटली दैट इज द वन, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। If you want me to cover the schemes of SIDBI for MSME, definitely we can cover the same. So सबसे पहले जो स्कीम मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, that's actually the स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साथ के साथ, सो दैट यू कैन मेमोराइज। स्माइल एंड स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, ठीक है, स्माइल एंड स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, ये दो अलग स्कीम्स हैं। SEF यानी कि स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, ठीक है। और इन द केस ऑफ स्माइल, जो आपके पास इक्विपमेंट के लिए लोन है वो 10 लाख का है, और किसी और पर्पस के लिए लोन लेना है वो 25 लाख का है। अदर्स के लिए 25 लाख का है, एंड इक्विपमेंट के लिए 10 लाख का है। एंड एक ये क्वासी इक्विटी सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर सर्विसेज सेक्टर में है। और टेन्योर की बात करें तो 10 साल का टेन्योर रहता है। स्माइल में जो टेन्योर रहता है वो 10 साल का टेन्योर रहता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द SCF, तो इसके केस में मिनिमम लोन जो लोन रहेगा, मिनिमम लोन वो 10 लाख का रहेगा, एंड टेन्योर जो रहता है वो 72 मंथ्स का रहता है इंक्लूडिंग द मॉनिटोरियम, ठीक है, इंक्लूडिंग मॉनिटोरियम 72 मंथ्स का रहता है। एंड जो कोई भी MSME है जो 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए इस्टेब्लिश हो चुके हैं वो बेसिकली एलिजिबल है इसके लिए। फर्दर इसी तरह से एक स्कीम आती है स्पीड एंड स्पीड प्लस। स्पीड है एक, और एक है स्पीड प्लस। जो स्पीड लोन है ना, ये बेसिकली इक्विपमेंट की परचेज के लिए दिया जाता है। लेट्स से एंटरप्राइज को अपने डेवलप करना है, उसके लिए इक्विपमेंट परचेज करना है, उसके लिए दिया जाता है। एंड नए कस्टमर को, अगर मैं न्यू कस्टमर की बात करूं तो 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को 2 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है। इक्विपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने इक्विपमेंट लेना उसके लिए। टेन्योर 2 से 5 साल का रहता है, और इक्विटोरियम 3 से 6 महीने का रहेगा। एंड जो भी MSME 3 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए हो चुके हैं, जिनके पास कैश प्रॉफिट 2 साल से है पिछले, वो स्पीड के लिए एलिजिबल है। एंड अगर हम स्पीड प्लस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस स्पीड प्लस, तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा? इन दिस सिनेरियो फाइनेंसिंग जो है वो भी
एग्जिस्टिंग जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए 2 करोड़ है यहाँ पर स्पीड प्लस में, अमाउंट बढ़ गया। और एग्जिस्टिंग के लिए कितना है, 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए 3 करोड़, नॉट 5 करोड़, 3 करोड़ का है, राइट। इस केस में भी जो टेन्योर रहेगा वो 2 से 5 साल का रहेगा, कुछ एक केस में टेन्योर 7 साल तक का भी हो सकता है, 6 से 12 महीने का मॉरेटोरियम रहेगा। जिन एमएसएमई को टाइम हो चुका है 5 साल या उससे ज्यादा टाइम, 5 साल या उससे ज्यादा टाइम, और लेट्स से कैश प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 2 साल से, वो बेसिकली एलिजिबल है स्पीड प्लस के लिए, राइट। एंड इसी तरह से स्कीम होती है बियॉन्ड माइक्रो। बियॉन्ड माइक्रो इज बेसिकली फॉर व्हाट, जो आपने एक अपस्केल करना माइक्रो एंटरप्राइजेस को, उसके लिए ये हायर देन माइक्रो फाइनेंस है। एंड ये बेसिकली हेल्प करता है कि फॉर्मल से आपने लार्ज फाइनेंसिंग की तरफ जाना है, राइट। So that was actually related to it. Now let's move toward the question number 16. It says the RBI Act 1934 outlines specific assets that must be held by its issue department to back the currency in circulation. What are the two distinct minimum value requirements that these assets must meet, specifying the types of asset involved in each threshold? राइट। तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने डेफिनेटली इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि आरबीआई को बैकिंग चाहिए रहती है एसेट्स की। ऑप्शन 8 सेज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द लोन ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन सिक्योरिटीज मस्ट बी एटलीस्ट 500 करोड़ रुपीज, ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन एंड बुलियन मस्ट बी एटलीस्ट 200 करोड़ रुपीज। देखो जो टोटल एग्रीगेट वैल्यू चाहिए रहती है ना, टोटल एग्रीगेटेड वैल्यू दैट इज 200 करोड़, वो कितनी चाहिए रहती है, 200 करोड़ की चाहिए रहती है। एंड जो गोल्ड कंपोनेंट होता है दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड टू बी ऑफ 115 करोड़, 115 करोड़ का चाहिए रहता है, नॉट द वन विच इज मेंशन्ड, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। एग्रीगेटेड वैल्यू जो है ऑप्शन बी कह रहा है कि आपको एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स की, ऑल एसेट्स की 200 करोड़ चाहिए। देखो एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज की चाहिए, नॉट रिलेटेड टू ऑल एसेट्स, रिलेटेड टू गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, इसका 200 करोड़ चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इट सेज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन एंड फॉरेन सिक्योरिटीज मस्ट बी एट लीस्ट 200 करोड़, and within that the value of gold coin and gold bullion must not be less than 115 crore, which is absolutely correct. So these are the assets that must be there. एंड ये किसमें कवर्ड है, सेक्शन 33 ऑफ आरबीआई एक्ट में ये चीज कवर की गई है, एसेट रिक्वायरमेंट की बात करी गई है फॉर द इशूइंग डिपार्टमेंट। सेक्शन 33 ऑफ आरबीआई एक्ट में इन चीजों के बारे में बात करी गई है कि जो एग्रीगेट वैल्यू रहेगी गोल्ड क्वाइन की, गोल्ड बुलियन की, फॉरेन सिक्योरिटीज की, वो किसी भी टाइम पर 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। एंड जो एग्रीगेट वैल्यू गोल्ड क्वाइन एंड गोल्ड बुलियन की, वो किसी भी टाइम पर 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। चीज है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या कहा गया है, और क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन डी है। इट सेज द टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द लायबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट विद द मिनिमम ऑफ 115 करोड़ and gold holding of 115 crores and minimum foreign securities holding of 85 करोड़। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो अलग से बताई गई हैं। जो मिनिमम की बात करें 115 करोड़ गोल्ड चाहिए, एंड फर्दर, राइट, आपके पास मिनिमम जो स्पेसिफिक फॉरेन सिक्योरिटीज हैं वो 85 करोड़ से नहीं चाहिए, राइट। तो ऐसा कोई भी गाइडलाइन अलग से नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एक कंबाइंड गाइडलाइन दी गई है कि आपके पास 115 करोड़ की कंबाइंड गाइडलाइन है गोल्ड बुलियन गोल्ड कॉइन को लेकर के, एंड गोल्ड कॉइन गोल्ड बुलियन फॉरेन सिक्योरिटीज को लेकर के जो मिनिमम गाइडलाइन है दैट्स ऑफ 200 करोड़। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17. It's about the National Housing Bank. It was established with a clear mandate to develop the housing finance system in India. Which of its functions underscores its role in ensuring both the widespread availability and the proper conduct of the housing finance institutions across the country? तो सबसे पहले ना एनएचबी के बारे में पढ़ते हैं इन डिटेल कि एनएचबी क्या कहता है, राइट। सो एनएचपी को इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, जो लीगल फ्रेमवर्क जिसके अंदर इसको कवर किया गया दैट्स नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, राइट। एंड इनिशियली इसकी सारी की सारी जो ऑनरशिप थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, एंड 2019 में ऑनरशिप जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। एंड ये एपेक्स लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है इंडिया में। एंड मेजर इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, दैट्स की जो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रीफाइनेंसिंग एंड रेगुलेशंस को प्रमोट करना है, एंड एक साउंड हेल्दी एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम होना चाहिए, ऐसा इसका मानना है, ऐसा इसका एम है।
एंड इसके फंक्शंस की बात करें तो ये रीफाइनेंस ऑपरेशंस चलाता है, लाइक जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको ही रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और डायरेक्ट फाइनेंस का रोल भी है, लेकिन वो लिमिटेड रोल है। एंड मोस्टली जो फाइनेंस होता है इसका इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है थ्रू द इंटरमीडिएट्स, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेगुलेटरी अथॉरिटी, अर्लियर जो बेसिकली ये रेगुलेटेड एचएफसी थी, ठीक है, उनको रेगुलेट करता था। एंड लेकिन बाद में ये रोल जो था 2019 में वो शिफ्ट कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अब रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल रोल, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, मार्केट डेवलपमेंट करना है, हाउसिंग मार्केट को स्टडी करने का काम, वो सारा काम इसके पास एनएचबी के पास है। एंड डेफिनेटली इट बेसिकली आल्सो प्रमोट्स द हाउसिंग एट द अफोर्डेबल प्राइसेस, राइट। एंड इसकी कुछ एक स्कीम्स है जो काफी ज्यादा फेमस हुई है, जैसे कि रूरल हाउसिंग फंड, अर्बन हाउसिंग फंड, राइट, एंड क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम फॉर लो इनकम हाउसिंग, पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, डेफिनेटली यू मस्ट हैव लिंक्ड विद। अब एनएचबी उसमें नोडल एजेंसी थी जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है, और रीफाइनेंस स्कीम्स भी इसकी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। सो दैट वाज रिलेटेड टू एनएचबी। अभी देखते हैं इसके ऑप्शंस को एंड समझते हैं इसको। टू डायरेक्टली प्रोवाइड हाउसिंग loans to all the segments, right, of the population, and to own all housing finance institution. Is it so? क्या चीज है? जो देखो एनएचबी का रोल है वो प्रमोट करने का है, जो फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट है हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो प्रोवाइड करना है का है। ये इसका मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करने का सिस्टम बहुत ज्यादा लिमिटेड फंक्शन है, और ना ही ये ओन करना चाहती है, इट इज इटसेल्फ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B, it says to promote a network of dedicated housing finance institutions and to regulate the activities of these companies based on its statutory authority, which is absolutely correct. देखो, अ, जो भी नेटवर्क है ऑफ द डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस उसको प्रमोट करना, एंड जो भी डिफरेंट रीजन्स में है, इनकम ग्रुप से रिलेटेड है, राइट। एंड साथ के साथ जो भी एक्टिविटीज है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, उनको रेगुलेट करने का काम, जो भी इसको सुपरवाइजरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी दी गई है अंडर द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1987, राइट, उसके तहत ये कामकाज करता है। सो एब्सोल्युटली ग्रेट, यही इसका मेजर फंक्शन है रेगुलेशन का, एंड फर्दर साथ के साथ नेटवर्क बनाए रखने का, राइट। Option C, we look at to fully fund local and regional housing boards and to manage their day-to-day operations. देखो ये प्रमोट करता है नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन उनके डेली ऑपरेशंस को मैनेज नहीं करता, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। टू फोकस सोलिली ऑन प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फॉर हाई इनकम ग्रुप्स एंड टू रीफाइनेंस लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। देखो उसका मैंडेट क्लियर है कि सभी सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द हाई इनकम ग्रुप्स। ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 18। The Banking Regulation Act 1949 provides a precise definition of banking to distinguish it from other forms of business that might accept deposits. According to Section 5B 5C of the Act, what is a crucial element that defines an entity as a banking company versus a manufacturing or trading company that also accepts public deposits? A banking company can use the word banker in its name, and whereas a trading company cannot. The purpose of accepting deposits for a banking company is lending and investment, whereas a trading company it is merely for the purpose of financing its business. A banking company must accept deposits repayable on demand, while a trading company can accept accept time deposits. A banking company is regulated by the Reserve Bank of India, whereas a trading company that accepts deposit is regulated by the SEBI. ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन एट सेज कि बैंकिंग जो है वो बैंकर का इस्तेमाल कर सकती है, बाकी कोई नहीं यूज कर सकती। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो करेक्ट है, उसमें स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन बैंकिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करना नहीं होता, वो तो बैंक बनने के बाद का कंसिक्वेंस है, उसकी एक्टिविटी को डिफाइन नहीं करता। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, it says the purpose of accepting deposit banking company is lending and investment, which is absolutely true about the activity। जो कि बाकी जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाएगी, उसका इस्तेमाल आगे नहीं करेगी। सो सेक्शन 5 भी कहता है कि बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। 5 बी बेसिकली कहता है कि बैंकिंग एज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। 5 बी ये डिफाइन करता है कि बैंकिंग का मतलब क्या है, कि आपने डिपॉजिट को सेट करना है और उसका इस्तेमाल करना है लेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और 5C एक्सप्लिसिट क्लैरिफाई करता है कि दैट द कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है
वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की फाइनेंसिंग के लिए एक्सेप्ट करती है, एंड वो बैंकिंग का बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं कर सकती। एंड यही मेन पर्पस जो है वो डिफरेंशिएटर है, की डिफरेंशिएटर है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट? If we look at the option C, a banking company must accept deposit repayable on demand, while a trading company can only accept the time deposits over there. देखो, this basically define the banking deposits, repayable on demand or otherwise, right? So जो banking company it's not restricted कि वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अ बैंकिंग कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इज रेगुलेटेड बाय द सेबी। देखो, रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो क्लासिफिकेशन के बेस पर होती है, वो कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, राइट? सो डेफिनेटली दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 19। डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ यूनिक सेट ऑफ functions that positioned it as a leader and coordinator within the DFI ecosystem. Which functions of IDBI illustrate its role in supporting other financial institutions and fostering industrial growth through knowledge and assistance? Granting direct loan to industrial concerns and subscribing to their debentures. देखो, आईडीबीआई ग्रांट करता है डायरेक्ट लोन एंड रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन के साथ साथ। एंड सब्सक्राइबिंग टू डिबेंचर्स इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ व्हाट, ये आईएफसीआई का फंक्शन है। यानी कि अगर डिबेंचर को सब्सक्राइब करने की बात करें, ये किसका फंक्शन है, ये आईएफसीआई का फंक्शन है। बाकी हाँ, ये चीजें इसके द्वारा की जाती हैं, राइट? सो इट्स पार्शल ट्रू एंड पार्शल नॉट। एंड ये उस चीज के बारे में बताता है कि मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन बी जो है, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड शेड्यूल बैंक्स एंड ऑफरिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये इसको एक नॉलेज का इस्तेमाल करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उस फंक्शन से रिलेटेड है, राइट? कि आईडीबीआई जो है ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को रिलेटेड टू द डीएफआईस, एंड साथ ही साथ रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एंड ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है शेड्यूल बैंक्स को, एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है फॉर द प्रमोशन, मैनेजमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द correct answer here. Now let's move toward the next question. Question number 20. It says the management structure of the Reserve Bank of India is detailed in the RBAC 1934, specifying the composition and tenure of its central board. What is the tenure of the governor and the directors nominated from the various fields, and who holds authority to remove them from the office? So option 8 says the governor has a fixed tenure of 4 years, directors have a tenure of 5 years, and only the parliament can remove them. देखो, जो गवर्नर का टेन्योर है वो 5 साल तक का हो सकता है, नॉट फिक्स टू 5 इयर्स। एंड जो डायरेक्टर्स का टेन्योर है वो 4 साल का होता है, नॉट द 5 इयर्स। एंड जो रिमूवल की पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। So the governor tenure is not exceeding 5 years as fixed by the central government. Directors hold office for 4 years, and the central government may remove them. Absolutely correct. ठीक है? So option जो बी है, that's a correct answer. सो जो एपेक्स बॉडी होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्न करना है, उसके अफेयर्स को डायरेक्ट करना है, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का भी ध्यान रखना है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गवर्नर होता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लेट मी टेल यू, कंपोजिशन वाइज इफ वी लुक एट इट, तो एक गवर्नर है, एंड इनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करेगी गवर्नर को, एंड फर्दर ये चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। टर्म 5 साल की होती है, एंड इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। एंड देयर कैन नॉट बी मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स। सो 4 डिप्टी गवर्नर्स आर देयर। ये गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, राइट? एंड ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एंड ये गवर्नर को असिस्ट करते हैं। एंड फर्दर 4 डायरेक्टर्स, जो हर एक लोकल बोर्ड से एक पर्सन होगा। 4 डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर होंगे। 4 डायरेक्टर्स विल बी देयर। लाइक नॉर्थ में न्यू दिल्ली है, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, एंड 10 अदर डायरेक्टर्स। 10 और डायरेक्टर है जो यहाँ पर शामिल होंगे फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, वन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वन गवर्नमेंट ऑफिशियल इज देयर,
राइट, यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है, एंड दैट इज अ केस रिलेटेड टू इट, ठीक है जी। एंड इफ यू लुक एट द मीटिंग, तो इनको सेंट्रल बोर्ड को कम से कम साल में 6 बार मिलना पड़ता है, एंड हर एक क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग होनी जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 21. It says SIDBI plays a critical role in developing the MSME sector, not just through direct lending, but also by strengthening market access for their products. Which specific function of SIDBI addresses the challenges MSME face in selling their goods, and what indirect financing mechanism does it employ to support the ecosystem? तो सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो सिडबी डेफिनेटली क्रिटिकल रोल करती है एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने में, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करती, स्ट्रेंथन भी करती है मार्केट एक्सेस को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जा पाए। अब विच स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सिडबी बेसिकली एड्रेसेस द चैलेंज जो एमएसएमई की तरफ फेस किया जाता है जब उन्होंने अपने गुड्स को बेचना होता है, एंड कौन सा इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जो होता है वो एम्प्लॉय करते हैं सो एज टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। Option 8 says it offers services like factoring and leasing, and its indirect finance involves providing equity support through venture capital funds. देखो, फैक्टरिंग एंड लीजिंग डेफिनेटली सर्विसेज हैं जो सिडबी के द्वारा ऑफर की जाती हैं, लेकिन जो ये सेकंड कंपोनेंट दिया गया ना कि इट्स इनडायरेक्ट फाइनेंस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इक्विटी सपोर्ट थ्रू द वेंचर कैपिटल फंड्स, ये पार्शियली बेसिकली हम कह सकते हैं प्रिसाइजली ट्रू नहीं है रीफाइनेंसिंग मैकेनिज्म को लेकर के, राइट। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option A is not correct. Option B, it says it helps in expanding marketing channels for MSME products in domestic and international markets. Its indirect finance involves refinancing loans extended by the primary lending institutions. तो सिडबी डेफिनेटली हेल्प करती है एक्सपैंड करने में मार्केटिंग चैनल्स को, जो भी प्रोडक्ट्स हैं एमएसएमई के उनको बेचने के लिए, चाहे डोमेस्टिक मार्केट है चाहे इंटरनेशनल मार्केट है। एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस के लिए ये रीफाइनेंस करती है जो भी लोन प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए जाते हैं टू द एमएसएमई यूनिट्स, उनको ये रीफाइनेंस भी करती है। तो डेफिनेटली इस तरह से ये एक्सपैंड करने में हेल्प करती है। अब मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में, एंड ये जो ट्रेड फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, बायर सेलर मीट्स हैं, ई कॉमर्स लिंकेजेस हैं, उनको भी प्रमोट करती है, और साथ ही ये क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी कामकाज करती है, राइट। Second, it says it helps in expanding marketing channels for MSME products in domestic and international market, and its indirect finance involves refinancing loans extended by the primary lending institutions. So, देखो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो मार्केट्स को एक्सपेंड करने के लिए हेल्प करती है, और साथ ही साथ चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हेल्प करती है, और रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये, राइट। इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करती है। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल रोल जिसके थ्रू आप फोस्टर कर सकते हैं डिमांड को, एंड फर्दर हेल्प आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। Now let's move to the question number 22. It says a bank customer has an account that has been dormant over a decade, and the bank submits the details of this account to RBI as required. According to the section 26 and 26A of the Banking Regulation Act, what is the mandatory time frame for reporting such accounts, and what does the RBI do with the funds from these particular accounts? तो जल्दी से जल्दी आंसर करना है। सो देखो, एज पर द गाइडलाइन इफ वी टॉक अबाउट ना, तो सेक्शन 26 की बात करते हैं। सेक्शन 26 के तहत क्या रहता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी को ना 30 सितंबर तक, हर एक साल की 30 सितंबर तक एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसमें जो भी अकाउंट आपके 10 साल से या उससे ज़्यादा समय से ऑपरेट में हो वो सभी शामिल करने पड़ते हैं। एंड 10 साल जो है वो डेट ऑफ लास्ट ऑपरेशन से स्टार्ट होते हैं। एंड ये जो सभी अकाउंट होंगे उनको क्या कहा जाता है? दोज आर सेड टू बी द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इन सभी अकाउंट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है, राइट। एंड एक पर्टिकुलर नेम है दैट इज DEAF, दैट इज डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो सेक्शन 26A के अंदर जो भी ऐसे अमाउंट्स होंगे इन अकाउंट्स में, वो RBI के डिपॉजिटर्स एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड में डाल दिए जाएंगे विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। यानी कि जब 30 सितंबर तक आपने रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग डेट से 3 महीने के अंदर अंदर जो फंड्स हैं इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट्स के, दोज विल बी क्रेडिट टू द डेफ अकाउंट, राइट।
तो जो भी सेविंग फंड्स अकाउंट बैलेंस थे, जो करंट अकाउंट बैलेंस थे, जो फिक्स डिपॉजिट ओवर ड्यू हो चुके थे फ्रॉम द डेट ऑफ ओवर ड्यू, 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया हुआ है, या कोई भी अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है विच इज इनऑपरेटिव फॉर द 10 years, वो पैसा डेफ अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब आरबीआई जो है वो डेफ फंड को मेंटेन करती है, एंड ये पैसा जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, एंड जो इंटरेस्ट अर्न होगा इज यूज बेसिकली फॉर द डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, यानी कि जो इंटरेस्ट और होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिपॉजिटर के एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए। जो ओरिजिनल डिपॉजिटर हैं या फिर उनके लीगल हेयर्स हैं, वो फंड्स को किसी भी टाइम पर क्लेम कर सकते हैं। तो बैंक जो है वो पहले उनको पे कर देगा, एंड फॉर द फिर रीइंबर्समेंट के लिए वो भेज देगा क्लेम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दिस इज द पॉइंट, राइट? सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। The bank must report accounts not operated upon for 5 years. 5 साल का कोई सिस्टम नहीं है। The bank must report within 30 days of the calendar year's close all the accounts not operated upon for 10 years, and RBI credits the funds in the def. And further, the balance report account must be dormant for 10 years as its own discretion, and the funds are absorbed into RBI's general reserves. The bank must report within 90 days of the financial year close, and all the accounts dormant for 12 years, and the funds are transferred to the government of India. So which one is going to be the correct answer for this? तो आंसर जो है यहाँ पर डेट इज ऑप्शन बी, कि ईयर एंड के कैलेंडर ईयर के क्लोज के ऊपर, यानी कि 31st, मैंने आपको पहले 30 सितंबर करा दी, डेट्स नॉट 30 सितंबर, डेट इज 31 दिसंबर, राइट? तो 31 दिसंबर के बाद कैलेंडर ईयर जब एंड हो गया, उसके बाद विद इन 30 डेज आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ती है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Now, let's move to the question number 23. It says, Exim Bank's buyer's credit facility is a strategic tool to promote Indian exports by making them more attractive to overseas buyers. How does this facility work? And what is the fundamental condition attached to the credit provided by the Exim Bank under this scheme? So let's have a look at the options. जल्दी से options को go through करते हैं. Option A, it says the Indian exporter opens a letter of credit for the overseas buyer, and the credit can be used to import goods from any country. देखो ओवरसीज बायर जो होता है, बायर लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है. इफ यू नो द प्रोसेस रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एप्लीकेंट जो होता है वो इंपोर्टर होता है, राइट? तो जो ओवरसीज बायर होगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है, इंडियन एक्सपोर्टर ओपन नहीं करता है, एंड क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड रहता है रिलेटेड टू इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सो ऑप्शन ए जो है दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है? ऑप्शन बी, इट सेज द ओवरसीज बायर opens a letter of credit in favor of the Indian exporter, allowing them to import on deferred payment. The credit must be used for the export of Indian goods or services. Absolutely correct. This is actually the funda related to it. And बायर क्रेडिट के बारे में भी आपको इन डिटेल में बता देता हूँ, बट ऑप्शन बी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? नाउ लेट्स हैव अ फोकस ऑन द बायर्स क्रेडिट. देखो, जो बायर क्रेडिट फैसिलिटी होती है, लोन फैसिलिटी होती है, दिस इज एक्चुअली एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू द ओवरसीज बायर. जैसे मान लो कि यहां पर है एक्सिम बैंक और ये है ओवरसीज बायर, ओबी. ओबी इज द ओवरसीज बायर, राइट? एंड फर्दर इसको अब यहां पर लोन एक्सटेंड किया जाएगा बाय द एक्सिम बैंक, ताकि जो ये गुड्स, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर पाए. अब क्रेडिट जो दिया जाएगा वो इनेबल करेगा फॉरेन बायर को कि वो डेफर्ड पेमेंट कर सकता है इंडियन एक्सपोर्टर को, राइट? एंड जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको पूरी की पूरी पेमेंट जो होती है वो अपफ्रंट मिल जाती है, राइट? तो एक सप्लायर सपोर्ट टूल होता है. दिस इज अ सप्लायर सपोर्ट टूल. तो आप बेसिकली लोन जो दे रहे हो वो खरीदने वाले को दे रहे हो बाहर की कंट्री में, राइट? वो बेसिकली यहाँ पर इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे गुड्स एंड सर्विसेज को कर लेंगे परचेज. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? ये होता है आपके पास बायर्स क्रेडिट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 24. It says, under its power of selective credit control, the RBI can issue directives to banking companies to regulate the flow of credit to specific sectors or for particular purposes. According to Section 21 of the Banking Regulation Act, which of the following aspects of lending can the RBI specifically control?
Option 8 says the purpose of the advanced margin to be determined, to be maintained, the maximum quantum of single entity and the rate of interest to be charged. Definitely ये सभी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं अंडर द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सेक्शन। जो 21 है वो बेसिकली अलाउ करता है कि मार्जिन को, पर्पस ऑफ एडवांस को, मैक्सिमम क्वांटम कितना होगा, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, सब चीज को बेसिकली कंट्रोल किया जा सकता है। राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड वीडियो को कीजिएगा शेयर एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का अपडेट आपको मिल पाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड यू कैन गेट ऑल द कंप्लीट बेनिफिट्स टू क्लियर द जेआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यू मस्ट बी सब्सक्राइबिंग टू द जेआईबी अर्ली बर्ड पैक राइट नाउ। जस्ट सिंपली राइट जेआईबी अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर, and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning!